दादी अम्मा बताया करती थी 1970 में जब उनकी शादी हुई थी तो वो एक सादा से बहुत गरीब से घराने से ताल्लुक़ रखा करती थी, जबकि जो हमारे दादा थे जिन्होंने हमारी दादी को उस दौर में पसंद किया था वो एक बहुत ही अमीर कबीर आदमी थे और बहुत ज़्यादा जायदाद के एक बहुत बड़ी हवेली के न सिर्फ मालिक थे बल्कि उनके ताल्लुकात सियासी लोगों में भी हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब बहुत कुछ दिया करता है तो कुछ ना कुछ ले भी लिया करता है। तो जो हमारे दादा थे उनके पेरेंट्स उनकी जवानी में ही उनको इस दुनिया में छोड़ के जा चुके थे। कहने को तो सब कुछ था, एक बहुत बड़ी हवेली मौजूद थी जिसे मुमताज़ मंजिल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस हवेली में ना लोग थे, न इतनी ज़्यादा रौनक थी, ना ही इनके कोई बहन भाई थे। अक्सर ऐसा होता कि इनको ये जो हवेली थी काटने को दौड़ा करती थी। खैर हमारे दादा ने जब हमारी दादी को पसंद किया तो जो भी उनके उस वक्त के चचा खाला वगैरह थे उनको इन्वॉल्व करके जैसे तैसे हमारी दादी से शादी कर ली। दादी क्योंकि बिल्कुल एक गरीब बैकग्राउंड से, एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया से इस हवेली में आ रही थी, तो उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस हवेली में, जिस वीराने में या जिस मुमताज़ मंजिल में वो रुखसत होने के बाद जाने वाली हैं, हालांकि वहाँ पे उनकी ना कोई नंद मौजूद है ना ही सास मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके साथ होने वाली हैं जिनका इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी गुमान भी नहीं किया होगा। शुरू में दादी जब रुखसत होने के बाद मुमताज़ मंजिल आईं तो एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। इसके चारों तरफ कमरे ही कमरे मौजूद थे, बीच में एक बहुत बड़ा सा आंगन मौजूद था, उसके चारों तरफ यानी कमरों की बैक साइड पे गैलरी मौजूद थी और ये जो बीच का आंगन था इसी से ही एक रास्ता सीढ़ियों की तरफ जाया करता था। दादी बताती हैं दादा को मेरा ख्याल था, वो चाहते थे कि जैसे ही मैं इस हवेली में, इस मुमताज़ मंजिल में जब आऊँगी तो उससे पहले ही उन्होंने कुछ मुलाजमाओं का या कुछ खादिमों का इंतज़ाम कर दिया था। तकरीबन 8 के करीब मुलाजमीन मौजूद थे जो हर वक्त दादी के करीब जवार में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही मगरिब होती या मगरिब होने वाली होती तो ये जो भी मुलाजमीन थे मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ वसीलों से इस हवेली से बाहर निकलने की या यहाँ से जाने की कोशिश किया करते थे। इसके पीछे क्या वजह थी ये दादी को नहीं मालूम था। खैर अक्सर ऐसा होता कि जो हमारे दादा थे वो काम के सिलसिले में या फिर सियासी लोगों से मुलाकात के चक्कर में बहुत ही देर से घर वापस आया करते थे। तो ऐसे ही एक रात थी और अभी मेरी दादी की शादी के हुए मुश्किल से 15 या 16 दिन गुजरे थे। दादी बताती हैं कि शदीद सर्दी चल रही थी और शायद ये चांद की 14वीं रात थी। अब मगरिब का टाइम हो चुका था, जितने भी मुलाजमीन थे एक एक करके अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे। इस बहुत बड़ी सी मुमताज़ मंजिल में मैं अकेले रसोई में मौजूद थी और तुम्हारे दादा के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। खाना बनाते बनाते या रोटी बनाते बनाते मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये जो सहन है, इस सहन से कोई पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब इस पूरी हवेली में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। खैर फिर भी जब मैंने पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनी तो मेरा ख्याल यही था, हो सकता है कि कोई मुलाजमा वापस आ गई हो और शायद इधर से उधर घूमती फिर रही हो। लिहाजा रसोई में काम करते करते, रोटी बनाते बनाते मैंने वहीं से ही आवाज़ लगाई कि कौन है जो सहन में नाश्ता फिर रहा है। अब पुराने दौर के लोग थे, इसी तरह से आवाज़ें लगाया करते थे या इसी तरह के जुमलों का तबादला किया जाता था। अच्छा, जब दादी ने नाचने का वर्ड इस्तेमाल किया तो ऐसा लगा कि वहां से कोई लड़की ने जोर से कहकहा लगाया है। अब जैसे ही किसी लड़की के कहकहा लगाने की
या हंसने की आवाज़ आई तो दादी को यकीन हो चला था कि यकीनन कोई ना कोई खादमा या मुलाजमा है जो इनके साथ मजाक कर रही है। खैर, इन्होंने ये बोलने के बाद दोबारा से रोटी बनाना या रसोई में काम करना जारी रखा। कुछ देर बाद दोबारा से ऐसा लगा कि कोई सहन में भागता फिर रहा है। मुसलसल घुंघरुओं की या पायल की आवाज सुनाई दे रही है। जब मुसलसल ये आवाज आती रही और जो भी मुलाजमा वहां पे मौजूद थी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो दादी ने बोला, तू सामने आती है या तेरा वहां पे आके मुंह तोड़ दूं। अब जैसे ही दादी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो ऐसा लगा जैसे छन 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 इस तरह करते हुए सहन की तरफ से किसी ने चलना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता करके दादी की तरफ या रसोई की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे जैसे वो रसोई की तरफ बढ़ती चली जा रही थी तो एक अजीब सी शोखी थी, एक अजीब सी हंसी थी जो फिजा में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था ये जो खादमा है ये दादी के साथ मजाक करना चाहती है या मुसलसल शोखी के अंदाज में इनको तंग करना चाहती है। दादी मुसलसल अपना काम कर रही थी। किसी दौरानिये में रसोई के साथ जो खिड़की मौजूद थी या जो भी चौखट मौजूद थी उस चौखट पे एक औरत आके एकदम से खड़ी हो गई। दादी का जो ध्यान था वो रोटी की तरफ था, लेकिन इनको इतना पता था कि कोई ना कोई है जो चौखट पे या खिड़की पे आके खड़ा हो चुका है। दादी ने रोटी की तरफ देखते देखते एकदम से बोला कि भाई तू कौन है और क्यों वापस आई है। जैसे ही दादी ने ये कहा तो वहां से दोबारा से हंसने की या कहका लगाने की आवाज आई। अब दादी को गुस्सा आया और जैसे ही दादी को गुस्सा आया तो दादी ने एकदम से उसकी तरफ देखा। दादी बताती हैं कि जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की है जिसकी मुश्किल से 18 या 19 साल की उम्र होगी। बहुत ही ज्यादा रौनक उसके चेहरे पे मौजूद है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो उसकी आंखें हैं न सिर्फ वो सफेद हैं बल्कि उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे खून टपक रहा है और खून टपकने के बावजूद भी वो मुसलसल हंसती चली जा रही है। कुछ अजीब सा बर्ताव है जो मेरे सामने वो कर रही है, जैसे कि पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। खैर, दादी ने एकदम से गुस्से से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना ये किसकी हवेली है और यहाँ पे कौन रहा करता है? अगर वो आ गए तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दादी बताती हैं कि जैसे ही मैंने इस तरह से कहा तो जो लड़की थी उसने चौखट पे खड़े खड़े एकदम से अपना हाथ आगे की तरफ किया। वो तकरीबन मुझसे 10 या 12 फीट के फासले पे मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया तो वो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन उसका जो हाथ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ता चला जा रहा था और देखते ही देखते उसका जो हाथ था वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, जबकि उसके जो कदम थे या उसका जो बाकी जिस्म था वो वहीं पे ही मौजूद था। ये जो मंजर था ये नाकाबिले बयान मंजर था और कुछ देर तक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था जो कुछ मैं देख रही हूँ क्या यह हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। बहरहाल, जैसे ही मैं कुछ कर पाती या कुछ बोल पाती या ये समझ पाती कि मेरे सामने कोई ना कोई चुड़ैल मौजूद है तो उस लड़की ने एक अजीब सी आवाज में, यानी कि शायद कोई पतली सी आवाज में, जैसे कि अगर आप नाक से बोले तो उस तरह की आवाज में मुझे कहा कि बाजी एक रोटी दे दे। अब ये जो भी मखलूक थी जो कि मेरे सामने मौजूद थी, जिसका एक लंबा सा बड़ा सा हाथ मेरे करीब आ चुका था, तो उस चुड़ैल को मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर, जैसे ही उसने अपनी नाक से या पतली सी आवाज में मुझसे रोटी मांगी तो मैंने एकदम से रोटी उठाई और कपकपाते हुए हाथों के साथ उसके
आगे कर दी। देखते ही देखते उस लड़की ने दोबारा से कहकहा मारा और रोटी लेने के बाद दोबारा से जो उसका हाथ था वो पीछे होता चला गया। फिर एकदम से वो झूमती हुई छन 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 इस तरह करती हुई दोबारा से सहन की तरफ गई। और अब वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पायल की या घुंघरुओं की या उसके कहका लगाने की जो आवाज थी मुसलसल 15 से 20 मिनट तक मुझे सुनाई देती रही। मुझे लग रहा था कि अब अगर मजीद ये आवाज मैंने सुनी या दोबारा से ये चुड़ैल मेरे सामने आई तो शायद मेरा बचना तकरीबन नामुमकिन होगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एकदम से तुम्हारे दादा हवेली के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही तुम्हारे दादा मुमताज मंजिल के अंदर दाखिल हुए तो एकदम से वो जो आवाज़ थी वो आना बंद हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी चुड़ैल है या जो भी मखलूक है वो देखते ही देखते गायब हो चुकी है। अक्सर ऐसा हुआ करता कि जब मैं रसोई में मौजूद होती, मगरिब के बाद का टाइम होता और तुम्हारे दादा घर से बाहर होते तो वो चुड़ैल झूमती भी एकदम से लहराती भी और वैसे ही पायल या घुंघरुओं की आवाज़ के साथ कहीं से निकल के एकदम से चौखट पे आके खड़ी होती और मुझसे कहती कि बाजी एक रोटी दे दे। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा और जब मैंने तुम्हारे दादा को मुतादिद बार इसके बारे में आगाही दी तो उनका ये कहना था ये सरासर तुम्हारा वहम है, यह हो सकता है तुम्हारे जहन में कोई मसला मौजूद हो। शायद वो मुझसे इस तरह से इसलिए कहा करते थे क्योंकि ये जो मुमताज़ मंजिल थी ये इनके आबाओ अजदाद की, इनके वालदेन की न सिर्फ निशानी थी बल्कि मेरे शौहर चाहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूं इसी मुमताज़ मंजिल में रहता रहूं। और ऐसे ही हुआ कि सालों तक वो चुड़ैल न सिर्फ मगरिब के बाद आया करती थी बल्कि उसने कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा नाम अली है और मैं 2000 से ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करता हूँ। शुरू में ये जो काम था ये एक छोटा सा काम था, लेकिन जैसे जैसे मैं मेहनत करता चला गया मेरा जो काम था न सिर्फ बढ़ता चला गया बल्कि जब शुरू में मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक कार मौजूद थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ मैं ट्रांसपोर्टेशन के काम में इस्तेमाल किया करता हूँ। खैर ये उस दौर की बात है, यानी शायद 2001 या 2000 की बात है जब मेरे पास फ़कत एक कार मौजूद थी और मैं लोगों को दूसरे शहर ले जाने के लिए या बुकिंग पे गाड़ी प्रोवाइड किया करता था। तो वैसे ही एक कराची की फैमिली थी, उन्होंने मेरे से गाड़ी बुक की और गाड़ी बुक करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जामशोरो तक जाना है। उनकी बुकिंग के मुताबिक उनको आज यानी जैसे आज शाम में 6 बजे तक जाना था और अगले दिन सुबह 11 या 12 बजे तक वापस आना था। लेकिन जब मैं उस फैमिली को लेके जामशोरो पहुंचा तो उनका एकदम से इरादा बदल गया। वो कहने लगे कि आप एक काम करें, आप वापस चले जाएं क्योंकि हमारा अब इरादा है कि हम 1 हफ्ते तक यहाँ पे रुकेंगे। अब क्योंकि ये जो फैमिली थी इन लोगों ने ऑलरेडी मुझे जाने और आने के पैसे दे दिए थे और मैं मुतमईन था कि ये जाएं या ना जाएं मेरे पैसे एटलीस्ट मुझे मिल चुके हैं। लिहाजा मैंने इनको अल्लाह हाफिज़ कहा और रात के तकरीबन 12 या 1 बजे तक वापसी के लिए निकल गया। बहरहाल जैसे ही मैं हाईवे के ऊपर दोबारा से आया तो मेरी कोशिश यही थी कि रास्ते में अगर कोई रेस्टोरेंट नज़र आता है या कोई इस तरह की जगह नज़र आती है तो 1-1.5 घंटे के लिए गाड़ी रोक दूंगा और आराम कर लूँगा। लेकिन किस्मत के तकरीबन 15 या 20 मिनट तक उस रास्ते में ना कोई होटल नज़र आया
और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे रुक के मैं फ्रेश हो सकूं। खैर आगे चलते चलते एकदम से मुझे एक जगह नजर आई। मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे एक कमरा नुमा जगह मौजूद है और उसके बाहर बहुत सारे नल लगे हुए हैं। अब जब मैंने बहुत सारे नल देखे तो मैंने सोचा कि अपनी जो गाड़ी है उसको साइड में रोकता हूँ और वहां जाके मुंह हाथ धो लेता हूँ या पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर दोबारा से अपने सफर पे रवाना हो जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने गाड़ी उस नल के आगे या उस जगह पे नीचे उतारी तो एकदम से जो मेरी गाड़ी थी झटके लेके मेरे बंद करने से पहले ही बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद जब मैं गाड़ी बंद करना चाह रहा था तो इसी वजह से गाड़ी बंद हो गई है। खैर मैं बाहर निकला, मैंने मुंह हाथ धोया और मुंह हाथ धोने के बाद जब मैं वापस गाड़ी के अंदर आके बैठा तो मैं उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक स्टार्ट करने की कोशिश के बावजूद ना वो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और ना ही उसे स्टार्ट होना था। अब जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं अपने तौर पे गाड़ी से बाहर निकला। मैंने सबसे पहले बोनट खोला, आगे का हिस्सा चेक किया। आगे का हिस्सा चेक करने के बाद पीछे की तरफ देखा। जब मैं अपने तौर पे मुतमईन हो गया कि कोई भी फॉल्ट मौजूद नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी के नीचे की तरफ या इंजन की तरफ देखा जाए। मेरे पास एक शीट मौजूद थी, वो शीट मैंने नीचे बिछाई और शीट की मदद से गाड़ी के नीचे की तरफ यानी जहां पे इंजन हुआ करता है उस तरफ मैं मुंह करके लेट गया। अब मेरा जो आधा जिस्म था वो गाड़ी के अंदर मौजूद था, जबकि जो मेरे पांव थे वो गाड़ी से बाहर निकले हुए थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आमतौर पे जब मैकेनिक गाड़ी वगैरह सही किया करते हैं तो वो आमतौर पे गाड़ी के नीचे इसी तरह लेट जाया करते हैं। बहरहाल मैं गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था और अपने तौर पे चेक कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे नलके वगैरह मौजूद हैं उसकी बैक साइड से एकदम से कोई निकल के बाहर की तरफ आया है और ना सिर्फ बाहर की तरफ आया है बल्कि उसने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ या मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया है। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो कदम रख रहा था या वो जो भी वजूद था उसके कदम रखने पे पायल की या घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। मैं एक ऐसी जगह मौजूद था जहां पे मुकम्मल तौर पे वीराना था। दूर दूर तक किसी रोशनी का या लाइट का इंतज़ाम मौजूद नहीं था, बस चांद की रोशनी थी और इस रोशनी की मदद से मुझे बाहर की तरफ नजर आ रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो कदम थे जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका जो व्यू था वो क्लियर होता चला जा रहा था। मैंने देखा कि दो अजीब से पाँव थे। ऐसा लग रहा था जैसे जख्मी पाँव हैं या उन पाँव पे बेतहाशा जख्म मौजूद हैं। वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे पाँव ज़मीन पे टकराते हैं या ज़मीन पे रखे जाते हैं वैसे वैसे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। अजीब बात ये थी कि ये जो पाँव थे इन पाँव पे 3 उंगलियां मौजूद थीं जो कि पीछे की तरफ थीं, जबकि जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ थीं। जैसे जैसे ये कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो मैं अजीब टेंशन का शिकार था और मैं मुसलसल सोच रहा था कि जो भी मखलूक है वो उल्टी चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती आ रही है। लेकिन जैसे ही एकदम से मुझे ख्याल आया कि ये जो मखलूक है ये उल्टी नहीं चल रही बल्कि ये सीधी चलती हुई ना सिर्फ मेरी तरफ आ रही है बल्कि इसके जो पाँव हैं वो उल्टे हैं। अब जैसे ही मुझे ये ख्याल आया तो मुझे यकीन हो चला यकीनन ये कोई पिछल पैरी या कोई चुड़ैल है जो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। बहरहाल जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी ना सिर्फ पढ़ना शुरू कर दी थी बल्कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि इस कदर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ूं
کہ میرے قریب و جوار میں میری آواز سنائی دے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بھی مخلوق تھی وہ نہ صرف پیچھے ہٹی بلکہ جہاں سے وہ نکل کے آئی تھی اسی جگہ، اسی ٹنکی کی بیک سائڈ پہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔